एक लगभग 14 साल के आसपास की लड़की होती है, अपने माँ बाप के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही होती है। दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करते करते समय बीतता जाता है, शाम हो जाती है। सारे लोग खाना पीना खा करके अपने सीट पर लेट जाते हैं। वो लड़की भी लेट जाती है। और दोस्तों, जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आप को एक ऐसे घर में पाती है। उस ट्रेन से वो कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। उसकी जब आँख खुलती है तो अपने आप को एक घर में पाती है, और उस ऐसे घर में पाती है जहाँ पर उसके आसपास 5-7 लड़कियाँ होती हैं और एक महिला भी होती है। दोस्तों, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं अचानक सो रही थी ट्रेन में और यहाँ कैसे आ गई। वो कौन सी जगह थी जहाँ वो पहुँच चुकी थी। दोस्तों, वहाँ पहुँचने के बाद उसे तैयार किया जाता है। उसे लाली लिपस्टिक लगा करके खूब सजाया जाता है, कपड़ों पर सेंट वगैरह मारा जाता है, और उससे कहा जाता है कि तुम्हें एक वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। एक कुछ वीआईपी लोग आएंगे, उनको जो है तुम्हें ट्रीटमेंट देना है, उनकी सेवा करनी है। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि हमसे कौन सा सेवा करवाया जाएगा। वो खुशी खुशी तैयार होती है और तैयार होकर के उसे एक होटल एक दिन लेकर के जाया जाता है। जब होटल पहुंचती है तो देखती है कि उस होटल के कमरे में एक लोग 50-52 साल के आसपास का आदमी है। दोस्तों, वो आदमी को जब वो लड़की देखती है तो कुछ देर के लिए परेशान हो जाती है। उस आदमी से कहती है कि मुझे वॉशरूम लगी है, क्या मैं वॉशरूम होकर के आऊँ? तो आदमी कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, वो लड़की वॉशरूम करने जाती है और काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। जब बहुत समय हो जाता है तो वो आदमी उस वॉशरूम की तरफ जाता है जहाँ पर लड़की गई होती है। दोस्तों, जब वॉशरूम की तरफ आदमी जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई लड़की है ही नहीं। वो जो लड़की होती है दोस्तों, भाग करके वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो आदमी अब चीखने चिल्लाने लगता है। वो लड़की भागते भागते लगभग 4 दिन का सफ़र तय करती है, और 4 दिन बाद जब अपने घर पहुँचती है, घर पहुँचने के बाद जब उसके माँ बाप उसको देखते हैं, उसके माँ बाप खुशी होने के बजाय उनका चेहरा लटक जाता है। उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी बहन है इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गांव समाज के लोग सब जानते हैं तुम क्या करती हो और कहाँ से आई हो। दोस्तों, वो लगभग 4 साल बाद किसी तरीके से जान बचा करके वहाँ जाती है अपने गाँव। उसके माँ बाप 4 साल बाद अपनी बेटी को पा करके खुश होने की बजाय उससे ये कहते हैं कि तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चली जाओ। क्या गुजरी होगी उस लड़की के ऊपर, आइए जानते हैं पूरी कहानी में ये घटना कहाँ की है और इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ। बहुत रोचक कहानी है। विशेष करके कहानी उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां सेल्फ डिपेंड होने के चक्कर में गांव से शहर जाती हैं और शहर जाकर के नौकरी करती हैं, पैसा कमाने की होड़ में रहती हैं। कभी किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो सकती है, तो सावधान रहिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी में। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आऊँ, यह घटना बिहार के किशनगंज की है। दरअसल नेपाल का रहने वाला एक परिवार था। एक दिन अपनी 14 साल की बेटी के साथ सफ़र कर रहा होता है ट्रेन में। दोस्तों, उसकी बेटी अपने माँ बाप के साथ सफ़र कर रही होती, बड़ी खुश थी, क्योंकि वो कहीं जा रही होती है घूमने के लिए। सारे लोग ट्रेन में खाना पीना खाते हैं, समय बीतता जाता है, शाम हो जाती है, और जैसे जैसे रात ढलती जाती है सारे लोग अपनी अपनी सीट पर लेट जाते हैं। 14 साल की लड़की जिसका नाम खुशबू था, वो भी अपनी सीट पर लेट जाती है। वो लेट तो जाती है, लेकिन दोस्तों जब उसकी अगले दिन सुबह नींद खुलती है तो अपने को ट्रेन में ना पकड़ के एक घर में पाती है। वो घर कोई और नहीं था, वो घर एक तरीके से कोठा था। जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है उसके बगल में 6-7-8 लड़कियाँ और हैं, एक बूढ़ी महिला भी है। वो उनसे पूछती कि मैं ये कहाँ आ गई, तो कहती कि तुम बिहार के किशनगंज में हो। दोस्तों, ये सुनकर के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती कि मेरे माँ बाप, तो कहते कि तुम्हारे माँ बाप घर चले गए। वो खुशबू कहती कि मैं यहाँ कैसे आई, तो महिला कहती कि यहाँ आने में तुम्हारे पीछे लाखों रुपए का खर्च हुआ है। दोस्तों, 14 साल की लड़की जब लाखों रुपए के बारे में सुनती है तो दंग रह जाती है। वो कहती है कि लाखों रुपए, मैं कुछ समझी नहीं। वो महिला कहती है कि ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो अब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। वो लड़की कहती है कि मुझे किस काम के लिए लाया गया है और मुझे क्या करना पड़ेगा। तो महिला कहती है कि तुम्हें यहाँ वीआईपी लोग आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना है। वो 14 साल की लड़की इतनी नादान थी, वो समझ नहीं पा रही थी। वो कहती कैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बताती है कि एक आदमी है हमारा, ये तुमको लेकर के जहाँ जाएगा इसके साथ जाना है, और जो आदमी मिलेगा उसकी तुम्हें देख रेख करनी, सेवा करना है, उसके वजह में तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो वो कहती है कितना पैसा मिलेगा। तो वो जो उसकी मालकिन होती कहती है तुम्हें महीने के 10,000 रुपये मिलेगा। दोस्तों,
वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी कि हमसे ऐसा कौन सा काम करवाया जाएगा, किस ट्रीटमेंट के लिए मुझे रखा गया है। दोस्तों उसको तैयार किया जाता है, लाली लिपस्टिक लगा करके खूब अच्छे से सजाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और एक आदमी के साथ उसको एक दिन होटल में भेज दिया जाता है। दोस्तों होटल में जाती है और जाने के बाद उसके साथ गलत काम होता है। तैयार करने के बाद जो वहाँ की मालकिन होती है उसको 3-4 टैबलेट दवा की देती है और कहती है कि तुम काफ़ी थक गई हो और ये दवा खा लो, तुम्हें काफ़ी आराम मिल जाएगा। वो लड़की सफ़र की थी और उसे थकान महसूस भी हो रही थी। दोस्तों वो दवा खा लेती है और खाने के बाद उस आदमी के साथ उस होटल की तरफ चल देती है जहाँ उसे भेजा जाता है। वो उस होटल की तरफ जाते जाते कहीं न कहीं उसका जो शरीर था पूरी तरीके से जवाब दे देता है। वो बेसुध सी हालत में हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो आदमी उसको ले जा कर के होटल में आदमियों के सामने उसे सौंप देता है। उस 14 साल की बच्ची जिसको कुछ पता नहीं था उसके साथ आदमी गलत काम करता है और ज़बरदस्ती भी करता है। दोस्तों उसके बाद उसको लेकर के उस जगह पर फिर वापस लाया जाता है, लेकिन जब उसको होश आता है तो देखती है उसके बदन पर काफ़ी नाखून के निशान हैं, चोट के निशान हैं, घाव के निशान हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। दर्द भी उसे अजीब सा हो रहा होता है। वो जब तक कुछ उसके बारे में पूछती या जानती तब तक तो बड़ी देर हो चुकी थी। उसके साथ जो होना था वो सब कुछ हो चुका था। धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है, उसकी दिनचर्या बन जाती है। उसे हर रोज़ एक नए ग्राहक के साथ जाना पड़ता, उसके साथ उसकी ज़रूरतें पूरा करना पड़ता। उसके एवज में बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन उसे मिलता था सिर्फ 10,000 रुपये महीने का। बाकी के जो पैसे थे जो बीच के लोग थे वो लोग रखते थे। दोस्तों 1-2 बार नहीं कई बार उसने वहाँ से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसके जो प्रयास थे वो विफल रहे। ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल नहीं पाई। बहुत प्रयास किया लेकिन वो निकलना वहाँ से संभव नहीं था। समय बीतता जाता है। एक दिन दोस्तों इसको एक आदमी लेकर के होटल पहुँचता है। होटल जब ये पहुँचते देखते ही होटल में लगभग 50-52 साल का अधेड़ आदमी है। उसको पता था कि आज इसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि धीरे धीरे करके लगभग 4 साल का समय बीत चुका था। इस 4 सालों में वो लगभग 18 साल के आसपास हो चुकी थी। अब हर चीज़ की इसको जानकारी हो चुकी थी कि इसके साथ क्या होता है, किस काम के लिए इसे रखा गया था। निकलने का प्रयास बहुत करती थी लेकिन कभी इसे मौका नहीं मिला। जब इस अधेड़ को देखती है तो इससे कहती है कि मुझे वॉशरूम लगी है, मैं वॉशरूम करके आऊँ। तो व्यक्ति कहता है कि हाँ ठीक है जाओ। दोस्तों ये वॉशरूम के बहाने वहाँ से निकलती है और काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। जो व्यक्ति होता है वो जा कर के ढूंढने लगता है। वॉशरूम में लड़की मिलती नहीं। अब वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाहट की आवाज़ सुन कर के जो व्यक्ति इसको लेकर के गया होता है वो जाता है, देखता है तो लड़की गायब है। अब दोस्तों ये ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, इसका कुछ अता पता नहीं चलता। खुशबू पैदल भागते भागते किसी तरीके से दोस्तों बिहार से अपने देश जो कि नेपाल की रहने वाली होती है अपने गांव पहुंचती है। लगभग 4 दिन बाद 4 दिन बाद अपने घर पहुंचती है। इसके माँ बाप इसको देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। दोस्तों अपने माँ बाप से कहती है कि आपको देख करके ऐसा लग नहीं रहा कि खुश होना चाहिए। आपको देख करके आपके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ साफ दिख रही है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चली जाओ। तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, गांव समाज के बारे में सबको पता है। हर कोई जानता है कि तुम क्या करती हो। तुम्हारे रहने से जो तुम्हारी छोटी बहन है इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। दोस्तों ये बात सुनकर के वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है। सोचती है क्या माँ बाप मुझे जन्म नहीं दिए या मैं इनकी संतान नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा था। उसके माँ बाप चेहरा लटकाए खड़े थे। जब माँ बाप के सामने से ऐसे उत्तर सुनी तो काफ़ी परेशान हो गई। उसके पाँव फिर वापस उसी तरफ वापस हो जाते हैं। वो इंडिया आती है यानी भारत आती है और आने के बाद दोस्तों उसके पास जो पैसे थे कहीं न कहीं वो भी पूरी तरीके से खर्च हो चुके थे। अब वो जहाँ कहीं जाती किसी के पास मदद मांगने जाती तो हर कोई उसे खाने वाली निगाह से देखता, हर कोई उसे अपनी ज़रूरत का सामान समझने वाली निगाह से देखता, क्योंकि वो खूबसूरत थी। दोस्तों चूँकि पैसे भी ख़त्म हो चुके थे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन उसको समझौता करना पड़ता है और उन गिद्धों के सामने अपने आप को परोस देती है। उसके वजह में उसे पैसा मिलता है। अब कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सिलीगुड़ी हो, ऐसे करके वो कई प्रदेशों में जाती है, कई राज्यों में जाती है और जाने के बाद दोस्तों इस काम में पूरी तरीके से लिप्त हो जाती है और समय का चक्र बीतता जाता है और इसी काम में पूरी तरीके से वो संलिप्त हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि घर जाने के बाद कोई अपनाएगा नहीं। उसकी यही दुनिया बन जाती है और यही संसार बन जाता है, इसी में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। उसको ये पता था कि अगर मैं कभी यहाँ से निकल के जाऊँगी भी तो कहाँ जाऊँगी, घर जाऊँगी। घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया, कोई रास्ता नहीं,
ना कोई मंजिल ना कोई ठिकाना। मजबूरन उसको ये काम करना पड़ता है। समय का चक्र बीतता जाता है। 2021 की शुरुआत थी, धीरे धीरे करके 2026 आ जाता है। 4 मार्च 2026 की बात है। बिहार पुलिस एक कैंपेन चलाती है और ऐसा कैंपेन चलाती है जिसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो इस धंधे में काम कर रही हों, जिनको ज़बरदस्ती लाया गया हो या जो स्वेच्छा से काम कर रही हैं, उनको इस धंधे से निकालने का बिहार पुलिस कैंपेन चलाती है। किशनगंज के जो एसपी साहब होते हैं स्पेशल कैंपेन चलाते हैं और कैंपेन के तहत दोस्तों इन लड़कियों को निकाला जाता है। कहीं न कहीं जो खुशबू होती है वापस किशनगंज आ चुकी होती है। जब किशनगंज में ये अभियान चलता है तो लगभग 6-7 लड़कियां मिलती हैं। उसमें से कुछ ज़बरदस्ती आई होती हैं और कुछ ऐसे जो कि पैसों से खरीद करके आई होती हैं और कुछ स्वेच्छा से आई होती हैं जो पैसों के लिए ऐसा काम कर रही होती हैं। पुलिस प्रशासन सबको वहाँ से निकालता है। निकालने के बाद सारी लड़कियों को उनके बारे में जानकारी लेता है, उनके घर परिवार के बारे में जानकारी लेता है और जो पुलिस प्रशासन के कर्मचारी होते हैं सबको जिम्मेदारी दी जाती है कि इनके बारे में जानकारी जुटा करके इनको सुरक्षित इनके घर पहुँचाया जाए। अचानक पुलिस प्रशासन की नज़र एक कोने में पड़ती है तो वहाँ पर खुशबू बैठी होती है। खुशबू को अपने पास बुलाते हैं और खुशबू से सारी जानकारी पूछते तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ की रहने वाली हो। दोस्तों सब कुछ बताती है लेकिन कहती है कि मैं घर जा करके करूँगी क्या। मेरे घर वाले तो मुझे स्वीकार भी नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक बार गई थी, मेरे घर वाले मुझे साफ साफ मना कर दिए, तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी, ना तो मेरा कोई घर है ना कोई ठिकाना है। इससे अच्छा है कि मैं जहाँ हूँ जिस दुनिया में हूँ मुझे यहीं रहने दो, जीने दो। ये सुनकर के दोस्तों जो पुलिस प्रशासन होते सबकी आंखें भर आती हैं। सबको लगने लगा था कि कितनी बेसहारा, कितनी हैरान और लड़की है। ना कोई इसका अपना, ना कोई सगा, ना कोई रिश्तेदार, ना माँ बाप, कोई नहीं। बिहार के एसपी साहब अपने पुलिस टीम से कहते हैं कि खुशबू के परिवार के बारे में जानकारी जुटाओ और इसको सुरक्षित इसके घर भेज दिया जाए। खुशबू कहती है कि साहब मैं घर नहीं जाऊंगी। पुलिस प्रशासन कहते हैं फिर क्या करोगी। तो कहती है कि साहब मुझे यहीं रहने दो, इंडिया में ही रहने दो। मैं घर जा कर के क्या करूँगी, घर में वैसे भी सम्मान नहीं, घर वाले वापस कर दिए और घर जाऊँगी तो मेरी छोटी बहन के जीवन में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये सुनकर के दोस्तों लोग कहते हैं ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो 3-4 लोगों को गिरफ्तार की थी जो कोठे का संचालन कर रहे थे, उसमें एक पुरुष था जिसका नाम फिरदीन आलम था और एक माया नाम की महिला थी। उनसे पूरी जानकारी जुटाती है। जो माया थी वो बताती है कि जो खुशबू के माँ बाप हैं वही खुशबू को लाखों रुपए में बेचे थे। दोस्तों पुलिस चूँकि अब दूसरे देश का मामला था उसमें इतनी सक्रियता दिखा नहीं सकती थी। ये सुनकर के वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कैसे माँ बाप हैं, कितने निर्दयी हैं और कितने ज़रूरतमंद हैं, पैसे की लालच में अपनी संतान को इतने बड़े दलदल में धकेल दिया। दोस्तों वहाँ से जो लड़कियाँ निकाली जाती हैं, सबको जो जहाँ की रहने वाली होती हैं सबको सबके घर सुरक्षित भेज दिया जाता है। खुशबू बच जाती है। खुशबू को पुलिस प्रशासन अपने पास कुछ दिन तक अपने कस्टडी में रखती है, उसकी देख रेख करती है, खाने पीने का इंतज़ाम करती है। पुलिस खुशबू को ऑफ़र भी देती है कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो, अगर कोई लड़का तुमसे शादी ब्याह करना चाहते हैं तो तुम शादी ब्याह करके अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। उसमें पुलिस प्रशासन तुम्हारी पूरी मदद करेगा। शादी विवाह में जो भी खर्च आएगा पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से करेगा। दोस्तों खुशबू ज़िंदगी में एक लड़का था जिसको वो पसंद करती थी। अक्सर उसके यहाँ कोठे पर आया जाया करता था। उससे शायद उसको भी प्रेम हो गया था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन मजबूरी ये थी कि ऐसी जगह थी जहाँ से लड़की के साथ शादी करके समाज में ले जाना कहीं न कहीं समाज को दूषित करने जैसा था। बस इसी बात का डर था। जब खुशबू उस लड़के के बारे में बताती है तो पुलिस प्रशासन काफ़ी खुश होती है। उस लड़के को बुलवाया जाता है थाने में और उस लड़के से उसकी इच्छा पूछी जाती है। तो लड़का बताता है कि हाँ मैं खुशबू से बेहद प्रेम करता हूँ और इसको अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार भी करना चाहता हूँ। मुझे ना तो समाज की कोई चिंता है, ना ही माँ बाप की, क्योंकि मुझे इसकी ज़िंदगी के साथ रहना है और हम दोनों को एक साथ ज़िंदगी बितानी है। जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें किसी तीसरी की और ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर के जो पुलिस प्रशासन होता है काफ़ी खुश होता है। दोस्तों वहीं मंदिर में एक शादी की जो है रस्म निभाई जाती है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे इकट्ठे करके इनके नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए लगभग लाखों रुपए के आसपास जो बिहार पुलिस के बहुत सारे अधिकारी होते हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जिसका जो हैसियत होता है उस हिसाब से इनको पैसे देते हैं कि ये अपनी एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकें। वो लड़का और खुशबू दोनों शादी करने के बाद दोस्तों अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोलते हैं और सम्मान के साथ दोनों वहीं पर रहने लगते हैं और चाय की दुकान से अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों शायद पुलिस प्रशासन नहीं होता तो खुशबू की जो ज़िंदगी थी
वो आज भी कोठे पर गुजर रही होती और पता नहीं कितने ग्राहक उसके साथ अपनी ज़रूरतें पूरा करते, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको मना कर दिए थे। क्या माँ बाप पैसों के लालच में इतना नीचे गिर सकते हैं कि अपने संतान के साथ इतना बड़ा या इतना बुरा बर्ताव कर सकते हैं? कहीं न कहीं दोस्तों ये कहानी अंदर से झकझोर दी है कि माँ बाप संतान को लेकर के काफ़ी उत्सुक रहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। क्या लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है कि माँ बाप पैसों के लालच में अपनी संतान को बेच दें? दोस्तों शायद जो बिहार पुलिस थी और प्रशासन था वो मजबूर था। अगर मामला ये भारत का होता तो जो खुशबू के माँ बाप थे शायद कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती और शायद उन्होंने जो किया था उसका प्रायश्चित या उसका दंड उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन दूसरा देश होने की वजह से नेपाल देश होने की वजह से पुलिस प्रशासन के हाथ बंध जाते हैं, वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई दोस्तों। लेकिन जो खुशबू के माँ बाप ने किया उचित था या अनुचित था, आप लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और विशेष करके वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियाँ बाहर निकल करके अपने आप को स्टैंड करना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हैं, अपना भविष्य संवारना चाहती हैं। तो ऐसी लड़कियों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब माँ बाप ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आज के ज़माने में किसके ऊपर भरोसा करने लायक है? तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कहानी सुनाने का उद्देश्य बस इतना था। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जानने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। विकास भारत, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, सुंदरलाल हिरवा छतरपुर मध्य प्रदेश से, रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, चनन राम गुड़गांव से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, शिव त्रिवेदी, अरविंद पटेल, सुबोध सिंह राजपूत। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।